नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो हैदराबाद के जुबली हल्के में टक्कर का मुकाबला दिखाई देता है। कांग्रेस और BRS के दरमियान अब देखना यह है कि फातेह कौन होता है। वैसे भी इन इंतखाबात में अगरचे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना उम्मीदवार नामजद नहीं किया है, मैदान में नहीं उतारा है, लेकिन ऐसा लगता है कि असदुद्दीन अवैसी खुद मैदान में उतर गए हैं ताकि कांग्रेस को कामयाब बनाया जा सके। वो अपील कर रहे हैं कि नवीन यादव को वोट दिया जाए। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि कांग्रेस से दूरी, पहले तो BRS से क़ुर्बत थी, फिर अब BRS जब इक़्तिदार से दूर हो गई तो कांग्रेस इक़्तिदार में आई और कांग्रेस से क़ुर्बत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हो गई है। क्यों हुई है, किस लिए हुई है, ये तो सब जानते हैं। तो बहरहाल अब देखना यह है कि वहाँ पर कौन कामयाब होता है। लेकिन एक बात तो आपको बता दें, बिहार में जो कुछ हो रहा है इस सिलसिले में भी MIM पर बहुत ज़्यादा तनकीदें की जा रही है। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि ये कहा जा रहा है कि BJP को फ़ायदा होगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगरचे चंद नशस्तें हासिल करेगी लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा नशस्तों पर BJP को होगा। और वैसे भी आपको बता दूं कि बिहार में तकरीबन 243 रुकनी असम्बली में 53 यानी 53 हल्के ऐसे हैं जहां पर मुसलमान किसी को हरा भी सकते हैं, किसी को जिता भी सकते हैं। तो बहरहाल बिहार से ये खबरें आ रही हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि बिहार में आज बहुत ही मसरूफ़ तरीन इंतखाबी दिन रहा है, क्योंकि अमित शाह एक तरफ खिताब कर रहे हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी आवाम को BJP के सियाह करतूतों के बारे में और BJP की नाअहली के बारे में वाकिफ़ करवा रहे हैं। तो ये बिहार से खबरें हैं। लेकिन आलमी सतह पर अगर आप देखें तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो बातचीत यानी अमन बातचीत हो रही है वो ऐसा लगता है कि नाकाम हो जाएगी। और इसके लिए पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हिंदुस्तान अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान बातचीत को नाकाम बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वैसे भी आप देखेंगे कि हालिया अरसे के दौरान अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने हिंदुस्तान का दौरा किया और एक ऐसे वक्त दौरा किया जबकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तनाव अपने इंतहा को पहुँच चुका था। ये एक बात रही। लेकिन जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, नरेंद्र मोदी ने एक नारा लगाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि वज़ीर-ए-आज़म बेटी ना होने के बावजूद उन्होंने वैसे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं उनकी सारी ज़िंदगी के बारे में आपको मालूम है। तो बहरहाल ये नारा लगाया था लेकिन ये नारा बिल्कुल खोखला साबित हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म की पार्टी यानी BJP का एक साबिक़ वज़ीर है जिसका ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश से है, जिसका नाम रघविंदर सिंह बताया जाता है। और आपको ये बता दूं कि उसका एक वीडियो वायरल हुआ है। अगर उस तरह का वीडियो कोई मुसलमान वायरल करता तो मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ हुकूमत उसके घर को मिसमार करती, बुलडोज़र चलाती, उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार करती, यहाँ तक कि उसका इनकाउंटर भी कर सकती थी। अब ये जो दरिंदा है यानी BJP का, वो एक दलाली का काम कर रहा है। हो सकता है कि इसे बेटियाँ हो या ना हो, लेकिन अगर इसके बेटियाँ हो तो फिर उसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी एक बाप जो बेटियों का बाप हो इस तरह की बात नहीं कर सकता। तो बहरहाल ये रघविंदर जो फ़िरका परस्त दरिंदा है ये क्या कह रहा है आप सुनिए कि वीडियो में ये कह रहा है कि आप लोग यानी हिंदू नौजवानों को मशवरा दे रहा है कि आप लोग 10 मुस्लिम लड़कियों का अगवा करो, उनसे शादियां करो, शादियों का एहतमाम मैं कराऊंगा, शादियों के जो मसारिफ है खर्च है मैं बर्दाश्त करूंगा और फिर आपको नौकरियां भी दिलाऊंगा। इनके बाप की जागीर है। अब इनके जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी है उन्होंने ये कहा था कि वो इंतखाबी मुहिम के दौरान कि मैं हर साल 2 करोड़ बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार दूंगा। आप अंदाज़ा कीजिए 11 साल होने को आ रहे हैं, 2 करोड़ तो दूर की बात है, 20 लाख भी उन्होंने मैं समझता हूं कि मुलाजिमतें फराहम नहीं की है। तो बहरहाल इनके आगा ये कह रहे हैं और ये कह रहा है कि मैं नौकरियां दिलाऊंगा। खुद मैं समझता हूं कि नौकरी का अहल नहीं होगा, लेकिन ये नौकरियां दिलाने के लिए निकला है। कम से कम इसको अपनी बेटियों के बारे में सोचना चाहिए कि लोग इसके बेटियों के बारे में क्या सोच रहे होंगे। वो भी तो बेटियां हैं, ये भी तो बेटियां हैं, हिंदू मुस्लिम कब तक करते रहेगा, ये सोचने वाली बात है। बहरहाल ये साबिक़ MLA है और अब तो
फिर कुछ बनना चाहता है, इसलिए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए अजीब व गरीब बकवास कर रहा है। लेकिन अदालतें क्या कर रही है? अदालतों को तो खुद नोट लेते हुए से गिरफ्तारी का वारंट जारी कराना चाहिए। पुलिस क्या कर रही है? क्या पुलिस आराम कर रही है? पुलिस अगर मुसलमान होती तो क्या करती? ये सवाल पैदा होता है। सज्जाद साहब, आप क्या समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह के बीजेपी कायदीन बात कर रहे हैं, क्या वो समझते हैं कि ये मुल्क उनके बाप की जागीर है? यहाँ दस्तूर, यहाँ कानून, यहाँ पुलिस, ये निफाज कानून की एजेंसियाँ कुछ नहीं है उनके सामने। जबकि ये जो रघविंदर है वो कहता है कि ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में योगी की हुकूमत है और हम जो चाहे कर सकते हैं। आखिर कब तक इस तरह कानून से ये लोग खिलवाड़ करते रहेंगे? यकीनन देखिए, कभी गौरक्षा के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी जो है डांडिया के नाम पे, कभी कुछ किसी ना किसी बहाने से मुसलमानों को मुसलसल निशाना बनाया जाता है, माहौल ख़राब किया जाता है, मुतनफ़र माहौल को करने की कोशिश की जाती है, नफ़रत अंगेज़ बातें की जाती हैं, नफ़रत अंगेज़ तकरीरें की जाती हैं, नफ़रत अंगेज़ जुमले बोले जाते हैं और जो है मुसलमानों को ऐसा मालूम होता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को किनारे करने और उनके हौसलों को जो है कमज़ोर करने की जो है एक साजिश रची जा रही है, जिसके तहत ये लोग जो है मुसलसल शरंगेज़ी करते हैं। अब इसने भी यूपी के जो है एक लीडर ने जो है ये शरंगेज़ी की है और उसने कहा है कि मुसलमान बच्चों को किडनैप करो, लाओ हमारे पास, हम शादी भी कराएंगे और नौकरी भी देंगे। तो यकीनन ये एक बहुत तशवीशनाक बात है। इस शरंगेज़ी की इंतहा हम इसको कह सकते हैं। जब तौक़ीर रज़ा खां के बरेली में जो है मौलाना की जो है अपील पे लोग आ रहे थे एक जलसे में नमाज के बाद, जुमा की नमाज के बाद, तो पुलिस ने जो है बर्बरियत की वहाँ पे बदतरीन मिसालें कायम कर दी। मारा गया, पीटा गया, माहौल ख़राब किया गया, दर्जनों बच्चों को गिरफ़्तार किया गया, नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया, बूढ़े लोगों को, राह चलते लोगों को गिरफ़्तार किया गया। जुल्म की एक नाख़त्म होने वाली दास्तान जो है वहाँ रकम की गई। फिर उसके बाद पुलिस का दिल नहीं भरा तो फिर उन्होंने जो है बुलडोज़र लेके वो लोग जो है पहुँच गए घरों पे लोगों के और जो है लोगों के घर भी गिराए गए बरेली में। तो मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। अब ये एक बंदा खुलेआम ये कहता है कि लाओ तुम हिंदुओं को, हमारी एक हुकूमत है, तुम किडनैप करके लाओ, हम जो है नौकरी देंगे। तो यकीनन ये एक बहुत तशवीशनाक बात है। पहले ही अखिलेश यादव और दीगर जो है अपोजिशन लीडरों ने साफ तौर पे कहा है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर। ये लोग कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने तो खुल के कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है यूपी में। और अब अगर हुकूमत में बैठे लोग, हुक्मरान जो वज़रा हैं, उन वज़रों के दोस्त, उन वज़रा के दोस्त या फिर MLAs के दोस्त या फिर इस तरह के जो है पार्टी के गुंडे अगर इस तरह की बातें करेंगे तो यकीनन ये माहौल ख़राब करने वाली बात भी है, माहौल को प्रागंदा करने वाली बात भी है, नफ़रत को फ़रोग़ देने वाली बात भी है। ये हर तरीके से नफ़रत को फ़रोग़ देते हैं इस तरह के इक़दाम, और यही यहाँ पे किया जा रहा है यूपी में। अब देखिए, एक जानिब यूपी है तो दूसरी जानिब मध्य प्रदेश है। आपको ये जानकर हैरत होगी रियाज साहब के मध्य प्रदेश में भी एक बीजेपी के लीडर ने जो है एक अपनी थार गाड़ी से किसान को कुचल दिया, हलाक कर दिया कुचल के। उसकी 2 बेटियों के जो है उसने कपड़े फाड़ दिए। आप अंदाज़ा लगाइए कि उनके घर में घुस के ज़ुल्म और सितम किया और गांव वालों की हिम्मत नहीं थी कि उसको जो है रोक सकें। वो बीजेपी का लीडर था और उसने धमकी दी कि हमारी हुकूमत है और हम जो चाहेंगे यहाँ वही होगा। बाद में ये पता चला है कि वो किसानों की ज़मीनें खा जाता था। अच्छा। और जब किसान एहतजाज करते तो फिर उनको तरह तरह से हरास करता था। इस किसान ने भी एहतजाज किया तो फिर ये जो है घर के पास आके उसको जो उस पर गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा के उसको मौत के घाट उतार दिया। तो ये बीजेपी का चेहरा है जो धीरे धीरे सामने आ रहा है। देखिए, अगर आप पैसे के बल पे, झूठ के बल पे, जो है नफ़रत के बल पे अगर आप जो है राजनीति करने की कोशिश करेंगे, पैसे की बुनियाद पे आप लोगों को ख़रीदेंगे तो गुंडे ही मिलेंगे आपको। तो ये गुंडे समाज के लिए कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। ये समाज के दुश्मन हैं और ये समाज को तबाह ताराज करेंगे। अगर कोई इस खुशफहमी का शिकार है कि मुसलमानों के साथ हो रहा है, हमें क्या करना है, तो आज मुसलमानों के साथ हो रहा है, कल जो है पूरे माशरे के साथ होगा, हिंदुओं के साथ बिल्कुल हिंदुओं के साथ होगा। ये इनको देखने की ज़रूरत है। दलित आज मर रहे हैं,
दलितों में जुल्म हो रहा है, पीट पीट के दलितों को मारा जा रहा है। फतेहपुर की जो है तारीख गवाह है, हालिया दिनों में जो फतेहपुर में हुआ, और भी जो है मुख्तलिफ अजला में जो है दलितों को मारने की, दलित बच्चियों के रेप की, दलितों के ख़िलाफ़ बदतरीन जो है जराइम की जो है ख़बरें आ रही हैं। तो यकीनन रियाज साहब, आपका एक जो है सवाल बड़ा अहम है कि आपने कहा कि पुलिस क्या सो रही है। एक आदमी ये कहता है कि बेटियों को उठा के लाओ मुसलमानों की, तो क्या पुलिस सो रही है? वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या यही बीजेपी की सरकार बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने का काम कर रही है? जी जी, कि यहाँ जो है बच्चियों की इज़्ज़त जो है महफूज नहीं है, औरतों की इज़्ज़त महफूज नहीं है। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, और इन ख़राब हालात में भी जो है वहाँ पे सियासत होती है। और अफसोस का मकाम कि इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है कोई वाज़ेह जो है तफसील सामने नहीं आती है कि बीजेपी का लीडर कौन था और इसने जो शरंगेज़ी की है, इश्तियालंगेज़ी की है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई कि नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक दलितों पर मज़ालिम का सवाल है, मुसलमानों पर मज़ालिम का सवाल है, अगर आप देखेंगे कि पुलिस हरकत में नहीं आती, लेकिन अगर कोई मुसलमान आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाता है या बैनर उठाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उस पर लाठीचार्ज किया जाता है। हालांकि ये खालिस मजहबी मामला है, और मुसलमान जब इस तरह के अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करता है तो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। मिसाल के तौर पर आपको बता दूँ कि 1930-1933 के जो मिलाद नबी के जलसे हुआ करते थे, जुलूस हुआ करते थे वाराणसी, वहाँ पर आप देखेंगे कि 100 से ज़ायद मनादिर है, मंदिरों का जिसे शहर कहा जाता था, वहाँ पर मिलादुल नबी के जलसे हुआ करते थे, जुलूस निकाला जाते थे, बाज़ारों को सजाया जाता था, और हिंदू मुस्लिम सब मिलकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत बासआदत है उसकी खुशी मनाया करते थे। एक ऐसा ही वाक़या आपको बता दूँ कि 1933 में पेश आया था। वहाँ मुमताज़ अदीब व अफसाने निगार जो हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, आप देखेंगे मुंशी प्रेमचंद की नावल कितने मशहूर होती हैं, कहानियाँ उनकी किस तरह इंसानियत का पैगाम देती है, वो लिखते हैं। वो खुद उन्होंने तकरीर किया है, एक आर्टिकल शाया हुआ है उमिया सिंह का, उन्होंने लिखा है कि यानी जो मुंशी प्रेमचंद ने अपनी तकरीर में ये कहा कि मोहम्मद साहब, वो लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय मोहम्मद साहब कहा करते थे। तो बहरहाल अक्सर हिंदू भी भाई हमारे मोहम्मद साहब ही कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहरहाल मोहम्मद साहब ने हिंदुस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में इंसानियत का पैगाम दिया, मसावत का पैगाम दिया, उख़्वत का पैगाम दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया कि इंसान छोटा बड़ा या अपनी नस्ल से, अपनी ज़ात से, अपनी ज़बान से या अपने इलाके से नहीं होता, बल्कि अपने अमल से होता है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि प्रेमचंद ये कह रहे हैं। तो उस तरह के लोग अब जो हैं वो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। जबकि सज्जाद साहब ने जिस तरह कहा है कि दलितों को भी सताया जा रहा है, उसके बावजूद जो बीजेपी ज़ेर इख्तियार रियासतें हैं वहाँ पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मिसाल के तौर पर मैंने आपको पिछले प्रोग्राम से मैं बताया कि हर दिन 12 दलित ख़वातीन और लड़कियों की इस्मत रेज़ी की जाती है, उनकी इज्जतें लूटी जाती है, और कम अज़ कम 5 दलितों को कत्ल कर दिया जाता है। तो ये मज़ालिम जो दलितों के साथ हो रहे हैं, दलितों को भी सोचना चाहिए। और अब तो हद ही हो गई है सज्जाद साहब, जहाँ बीजेपी ज़ेर इख्तियार रियासतें हैं वहाँ पर आलाज़ात के जो हिंदू कहलाते हैं, अपना दावा करते हैं, यानी ब्राह्मण वगैरह, वो OBCs है जो और दलित है, उन नौजवानों को अपने पैर धुलाकर आप देखेंगे कि किस तरह उस पानी पीने पर, वो पैर धोकर पानी पीने पर मजबूर कर रहे हैं। हद तो ये है कि खुद मध्य प्रदेश में एक ऐसा वाक़या पेश आया था जहाँ पर एक बीजेपी के MLA का ख़ास आदमी था, करीबी आदमी था, जिसने एक दलित को पेशाब पिलाया था, उसके मुँह पर पेशाब किया था। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि उसने उस दलित के मुँह पर पेशाब नहीं किया था, बल्कि बीजेपी की हुकूमत के चेहरे पर पेशाब किया था। तो कहने का मतलब इस तरह की दलिंदरगी जो वाक़यात पेश आते हैं बीजेपी के ज़ेर इख्तियार रियासतों में, उससे तो मैं समझता हूँ कि इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। लेकिन इनमें इंसानियत कहाँ गई है, ये सोचने वाली बात है। इनका ज़मीर किस कदर मर गया है, यानी मर गया है, ये सोचना चाहिए। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूँ कि जब बीजेपी ज़ेर
इक़्तिदार रियासतों में बच्चियों की इज्जत का सवाल होता है। जैसा कि अब इस दरिंदे ने, इस दलाल ने जिस तरह कहा है कि तुम 10 यानी 2 हिंदू लड़कियों के बदले 10 मुसलमान लड़कियों का अगवा करो, उनसे शादियां करो, मैं तुम्हारी शादियों का या खर्च बर्दाश्त करूंगा। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ऐसे बातें कर रहा है जैसे इसके पेट में बेटियां ना हो। अगर ये अपनी बेटियों के बारे में इस तरह की बात करता है तो फिर आप समझिए कि ये कैसा है, क्योंकि हर बेटी सबकी बेटी होती है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको फरीदाबाद लिए चलते हैं। आपका अंदाज़ा कीजिए कि हरियाणा जहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है वहाँ क्या हो रहा है। हरियाणा में 15 साल की एक लड़की को जो 8वीं जमात की तालिबा है अगवा किया जाता है। एक कार में उसकी 4 अफराद इज्तिमाई इस्मत रेज़ी करते हैं। वो कोई मुसलमान नहीं है बल्कि वो भी एक हिंदू लड़की है। तो अब बीजेपी हुकूमतों में हिंदू महफूज नहीं है, मुसलमान तो दूर की बात है, दलित तो दूर की बात है। अब खुद जो ये कहते हैं कि हम हिंदू जो राष्ट्र चाहते हैं, हिंदुओं की भलाई चाहते हैं, ये किसी की भलाई नहीं चाहते, ये मुल्क की भलाई नहीं चाहते, तो ये मजहब वालों की भलाई क्या चाहेंगे। अब ये जो लड़की का अगवा हुआ है वो क्या मुसलमान थी, वो सिख थी, क्या ईसाई थी? नहीं थी, वो भी हिंदू थी। और आप 8वीं जमात की तालिबा है, उसकी कार में, और जो अगवा किया जिन लोगों ने, उन्होंने अपनी कार में इसके साथ इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की। 24 घंटे तक उसे अपने हवस का निशाना बनाते रहे और दूसरे दिन उसके घर के करीब छोड़कर फरार हो गए। तो अब अंदाज़ा कीजिए क्या हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो रहा है, ऐसा लगता है मुझे इंडिया में। बिल्कुल, देखिए क्या जंगल राज जो है आ गया है। अब बार बार कहा जाता है, मोदी कहते हैं बार बार डबल इंजन की सरकार, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं वहाँ वहाँ कानून को हाथ में लिया जा रहा है, वहाँ जुल्म और बर्बरियत की जा रही है। कहीं मुसलमान तो कहीं दलित निशाने पे हैं। ख़वातीन की इज़्ज़त की कोई गारंटी नहीं है। अब देखिए इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता कि एक बच्ची का किडनैप किया जाता है, स्कूल की बच्ची का जो गालिबन 8 क्लास में थी जी, 8 क्लास की बच्ची का किडनैप किया जाता है, उसके साथ मुँह काला किया जाता है, उसको 24 घंटे जो है किडनैप करके रखा जाता है, फिर उसके बाद इंतहाई जो है बदहाली में बुरी हालत में उसको जो है उसके माँ बाप के घर पे के पास फेंक दिया जाता है। बयान देने की मौके पे नहीं है। बिल्कुल, देखिए कितनी दरिंदगी की गई है। और इस दरिंदगी के बावजूद अगर दरिंदे दंदनाते हुए घूम रहे हैं और हमारे हुक्मरान जो मफाद के जो है तहत काम करने वाले हुक्मरान ये कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये क्या हो रहा है, मतलब ये सवाल यहाँ यही पैदा होता है कि आखिर हो क्या रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जो जुल्म सितम हो रहा है, ये जो बर्बरियत हो रही है, ये इसका जवाब ना मोदी के पास है ना अमित शाह के पास है। अभी जैसा कि रियाज साहब आपने कहा कि बिहार में मोदी और अमित शाह हैं, अब वो जलसों इंतखाबी जलसों में ज़ाहिरी बात है मौसम बहुत तेज़ी से इंतखाब करीब आ रहा है। 6 तारीख को पहले मरहले में वोटिंग होगी। तो अब ये लोग वहाँ बिहार में जाके क्या दावे कर रहे हैं, क्या वो ये बता पाएंगे कि यूपी में किस तरह का जुल्म हो रहा है, क्या वो ये बता पाएंगे कि राजस्थान एमपी में किस नौयत की हुकूमत चलाई जा रही है, क्या वो ये बता पाएंगे कि वो आखिर कब तक जो है हिंदू मुसलमान करके लोगों के वोट छीनने की कोशिश करते रहेंगे। जी जी, बहरहाल नाज़रीन, आपको एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं और आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, आपको याद होगा कि 2019 के सदरती इंतखाबात में वो अमेरिका गए थे और अमेरिका में ऐसा लग रहा था कि वो ट्रंप की पार्टी के एक रुकन है और चीख रहे हैं, नारे लगा रहे हैं ट्रंप जिंदाबाद। लेकिन ट्रंप जिंदाबाद का नारा तो उन्होंने नहीं लगाया, लेकिन ये ज़रूर लगाया था कि आपकी बार ट्रंप सरकार। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि एक अज़ीमुश्शान मुल्क जो अपनी तहजीबी रिवायात के लिए सारी दुनिया में शोहरत रखता है, गंगा जमनी तहजीब के लिए, मोहब्बत और अमन वाश्ती के लिए बहुत ज़्यादा शोहरत रखता है, उसके वज़ीर-ए-आज़म होने के बावजूद भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार का छिछोरा नारा लगाया था। और अब अंदाज़ा कीजिए कि इस तरह का छिछोरापन जो होता है, पॉलिटिकल छिछोरापन कहा जा सकता है उसे, वज़ीर-ए-आज़म को नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आप देखिए एक ओहदा जो होता है वो बहुत ही वक़ार का ओहदा होता है और उस पर आप अंदाज़ा कीजिए कि लाल बहादुर शास्त्री जैसी बावक़ार शख्सियतें भी फायज़ हुई थी, जिन्होंने यकीन मानिए कि इंसानियत का क्या साथ दिया, जिन्होंने हमेशा सादगी अख्तियार की, जिन्होंने हमेशा आजिज़ी व इनकसारी का रवैया अख्तियार किया, किसी को गाली नहीं दी, किसी के
को दरअंदाज नहीं कहा। हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि दरअंदाजों की वजह से आबादी बढ़ रही है, वज़ीर दाखिला कहते हैं, वज़ीर आज़म कहते हैं दरअंदाजी। अगर दरअंदाजी है हो रही है हिंदुस्तान में तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या 11 वर्षों से कांग्रेस की हुकूमत है? क्या दूसरी पार्टियों की हुकूमत है? लालू की हुकूमत है या फिर अखिलेश यादव की हुकूमत है? ये क्या है? ये सोचने वाली बात है। तो इसके लिए जिम्मेदार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है और उनके वज़ीर दाखिला अमित शाह है। अमित शाह को तो अखलाकी बुनियादों पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि दरअंदाज आने की वजह से हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है। तो अपनी नाकामी को ये तस्लीम कर रहे हैं इनडायरेक्टली। ऐसे में इन्हें फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जी और सज्जा साहब जी बिल्कुल, देखिए आज मैं कन्हैया कुमार की भी तकरीर सुन रहा था किशनगंज में जो उन्होंने की थी महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए। तो उन्होंने भी यही कहा कि अमित शाह जो है डंके की चोट पे इलेक्शन के स्टेज से ये बोलते हैं कि जो है मुसलमान दरअंदाज जो है बांग्लादेश से और जो है म्यांमार से दरअंदाजी करके आ रहे हैं। तो उन्होंने सवाल किया, उन्होंने चैलेंज किया अमित शाह को कि कौन दरअंदाज है बताइए। उन्होंने ये कहा कि बिहार से लाखों की तादाद में नौजवान फैमिलीज और जो है बच्चे ख़वातीन जो है बिहार से बाहर जा रही है नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि 20 साल में नीतीश कुमार ने और मोदी की सरकार ने बिहार को इस काबिल नहीं छोड़ा है कि वहाँ कोई आ सके। बाहर के मुल्कों वालों को क्या ज़रूरत पड़ी है, इंडिया के खुद जो है लोग बिहार में आने की हिम्मत नहीं करते। इतनी बुरी स्थिति बिहार की करके रख दी है इन लोगों ने। तो यही कहा उन्होंने कि ये जो है एक मज़ाहिका कैद जो है दावे करके ये लोग सिर्फ झूठ फैला रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। नफ़रत फैलाने के लिए वो इस तरह की झूठी बातें करते हैं। और जो है देखिए एक वज़ीर दाखिला अगर इस तरह की बात करेगा तो उनका कहना था कि हमको समझने की ज़रूरत है कि एक वज़ीर दाखिला इस तरह की बात करेगा तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसे जो है एक गैर जिम्मेदार आदमी इतने बड़े ओहदे पे फायद है। उन्होंने कहा कि डंके की चोट पे एक वज़ीर दाखिला कह रहा है कि बाहर से लोग आ रहे हैं इधर, इससे बड़ी गैर जिम्मेदारी क्या हो सकती है? उनका सवाल है। अफसोस की बात है, इन्हें अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। इसका मतलब ये हुकूमत करने के काबिल नहीं है। ये लोग फिट ही नहीं है हुकूमत करने के। इसका मतलब दरअंदाजी हो रही तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हुकूमत क्या कांग्रेस की है कि कांग्रेस जिम्मेदार होगी? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके लिए जिम्मेदार करार दिए जाएंगे? तो बहरहाल बीजेपी हमेशा पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ नाकामियों को डाल देती है, जबकि कामयाबियों की बात आती है तो मोदी जिम्मेदार हो जाते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक बिहार असेंबली इलेक्शन का सवाल है, किशनगंज है, अरारिया है, ये पूर्णिया और काठियार, ये 4 अजला हैं जहाँ पर 24 हल्के असेंबली है। और दूसरे मरहले में वहाँ पर रायदेही होने वाली है। आपको ये बता दूं कि किशनगंज में 60% और काठियार में 40% मुस्लिम आबादी पाई जाती है। 2020 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहाँ से 5 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। तो बहरहाल पहले मरहले में 121 यानी 6 नवंबर को 121 हल्कों में रायदेही होगी, जिसमें तकरीबन 91 पर एडीआर के मुताबिक 91 ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रेड अलर्ट यानी हसास यानी हल्के असेंबली है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पिछले इंतखाबात में सेकुलर ताकतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाई थी, कांग्रेस को, आरजेडी को, और इस मरतबा भी पहुँचा सकती है, क्योंकि बीजेपी के कई उम्मीदवार उस वक्त उन वोटों से कामयाब हो गए थे जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों ने हासिल किए थे। तो बहरहाल ये बिहार की खबर है। लेकिन एक खबर अहम यह है बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर कि वहाँ पर चिराग पासवान और प्रशांत किशोर जो बिलतरतीब, चिराग पासवान तो 42 साल के हैं, प्रशांत किशोर 47 साल के हैं। तो बहरहाल दोनों ने इस मरतबा असेंबली इंतखाबात में ना उतरने का फैसला किया और आखिरी लम्हात में ये फैसला किया गया। वरना पहले तो वो कह रहे थे कि चिराग पासवान मैं हल्के असेंबली फलां से मुकाबला करूँगा, इसी तरह प्रशांत किशोर भी मनसूबा बना रहे थे और अपने आप को चीफ मिनिस्टर के ओहदे के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार नाराज़ हुए उसके बाद चिराग पासवान पीछे हट गए और फिर चिराग पासवान की पार्टी को 29 असेंबली हल्के दिए गए हैं कि जहां से उनके उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। तो बहरहाल अब इंतखाबी नताइज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन नाज़रीन जहाँ तक सोने का यानी गोल्ड का सवाल है तो हैदराबाद में सोने की कीमत में कमी आई है, इस तरह की खबरें आ रही है। आपको ये बता दूं कि जारिया साल 2025 में जब आगाज़ हुआ जारिया साल का तो सोने की कीमत 22 कैरेट का जो थी वो 71,500 रुपये फी
तोला थी और 24 कैरेट की 78,000 रुपये फ़ी तोला थी। लेकिन अब आपको बता दूं आज की जो कीमत है 22 कैरेट सोने की कीमत 1,11,450 और 24 कैरेट सोने की कीमत 1,21,580 रुपये है। और ये कहा जा रहा है कि एक माह के दौरान 9 से लेकर 11,000 रुपये की कमी आई है कीमत में। जी सजा साहब, देखिए अभी दिवाली से पहले कीमतें आसमान को बातें करने लगी थी और 1,24,000 से तजावज़ कर गई थी कीमतें, और यहाँ तक कहा जा रहा था कि 1.5 लाख तक ये कीमतें जा सकती जी हैं। जी। लेकिन दिवाली के जाने के बाद एहसास हुआ है मार्केट में, मंडी में सोने के कारोबारियों को कि इतना महंगा सोना करके हम जो है फिर अपना माल बचा लेंगे, लोग ख़रीदने के काबिल ही नहीं रहेंगे। बिल्कुल। इतनी पौधी मतलब इतना महंगा आप जो सोना जो है 42,000 48,000 था, 2 साल के अंदर आप देखिए 48,000 से 1,20,000 तक अगर उसकी कीमत कर देते हैं, अप्रॉक्सीमेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर कौन जो है सोना इतना महंगा सोना खरीदेगा। तो बहरहाल जो है हालात जो है ख़राब है, माशी सूरत हाल ख़राब है। तो इस माशी सूरत हाल में दिवाली के बाद के जो सूरत हाल को देख के ऐसा मालूम होता है कि फिर सोने के व्यापारियों ने ये फ़ैसला किया है कि अब हमें अपने सोने की कीमत कम करनी चाहिए, घटानी चाहिए। तो बहरहाल आप ये देखिए आगे आगे क्या होता है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे भी नहीं, आपको बता दूं कि साइक्लोन मोंथा की तबाही के चर्चे बहुत ज़्यादा है, लेकिन हैदराबाद में भी बारिश का सिलसिला जारी है। कल रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है। आज भी सुबह शदीद बारिश का लोगों ने सामना किया और कई मुकामात पर पानी यानी पानी जाम हो जाने और ट्रैफिक जाम होने और पानी जम जाने के वाक़यात भी पेश आए हैं और पानी ठहर जाने के। वैसे भी नाज़रीन, जो वेदरमैन है बालाजी, उसने भी पेश कैसी की है कि मंचिरियाल, जगतियाल, राजन्ना सिलसिला है, पेद्दापल्ली है, करीमनगर है, सिद्दीपेट है। इसके अलावा अगर हनमकुंडा, वरंगल, जंगांव, यदाद्री भुवनगिरी, महबूबाबाद, सूर्यापेट, खम्मम और नागर कर्नूल जैसे अजला में शदीद बारिश की पेशकशी उसने की है और हैदराबाद में मॉडरेट बारिश की पेशकशी की है। और बालाजी का कहना है कि बाद अजला में 80 तकरीबन 180 मिलीमीटर बारिश होगी और यहाँ तक कि कई अजला में फ्लड की सूरत हाल पैदा हो सकती है। देखिए ख़ास तौर पे नलगुंडा, खम्मम, मिरियालगुड़ा, वो जो साहिली आंध्रा से लगे इलाके हैं, वहाँ पे बड़ी बारिश हो रही है। देखिए आज सुबह जो है 6 बजे के आसपास जो है तूफ़ान साहिल से टकराया था, काकीनाडा के साहिल से, मछलीपट्टनम और काकीनाडा के बीच में जो है ये तूफ़ान टकराया था, जिसके बाद आंध्रा के साहिल इलाकों में तूफ़ानी बारिश हो रही है। 120 की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, लेकिन अब महकमा मौसमियात ने जो है इत्मीनान की सांस ली है, कहा है कि तूफ़ान का ज़ोर अब टूटने लगा है और उन्होंने कहा है कि अब आने वाले 24 घंटों के अंदर बारिश तो होगी, लेकिन बारिश की शिद्दत भी कम हो जाएगी। और ये बारिश कहा जा रहा है कि न सिर्फ आंध्रा तेलंगाना बल्कि इसका ज़ोर जो है उड़ीसा और महाराष्ट्र तक भी देखा जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि एक और ख़बर बहुत ज़्यादा अहम ख़बर है, वो ये है कि फ़लस्तीन के हालात, ऐसा लगता है कि वे जो जंगबंदी की गई है वो जंगबंदी ख़तरे में पड़ गई है और नेतन्याहू ने अपनी फ़ौज को गज़ा पर हमले का हुक्म दिया था, गज़ा पट्टी पर, जिसके नतीजे में 90 फ़लस्तीनी शहीद हो गए और उन शोधा में 24 बच्चे भी पाए जाते हैं। और जबकि ट्रंप कहते हैं कि कोई भी चीज़ जंगबंदी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। अब पता नहीं ट्रंप क्या हो गए हैं, अंधे बहरे गूंगे हो गए हैं, पता नहीं उनकी समझ है या नहीं, ऐसा लग रहा है। लोग सवाल ये कर रहे हैं, तो आखिर वो किस बुनियाद पर कह सकते हैं कि गज़ा जो इसराइल के हमलों से भी कुछ भी होने वाला नहीं है, गज़ा यानी जंगबंदी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये कत्ल पे कत्ल किया जा रहा है और ट्रंप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरा नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।